हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। साकिब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ईजी लैंग्वेज मतलब हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। सो इसके पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया जाएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वगैरह एनिमल्स और ह्यूमंस का, ठीक है। तो इससे पिछले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, बट कुछ ये चैप्टर रह गया था, तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो बच गया है उसको कंटिन्यू करेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस। सो अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो ह्यूमंस है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसकी यहाँ पे एक फ़ोटो भी दे रखी है, उसे भी हम आगे देखेंगे। पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में आप बोल सकते हो जो हमारा माउथ होता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी। क्या करता है वो हमारे फूड को च्यू करने में मदद करता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बकल कैविटी के बाद जो खाना होता है वो फूड पाइप से होते हुए, फूड पाइप को हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। तो जो खाना है उसको हमने मुंह में खा लिया, मतलब हमने उसे खा लिया, च्यू कर लिया। अब उसके बाद खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में, और जिसे हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। तो फूड पाइप से जो खाना है वो कहाँ जाता है? फूड पाइप से होते 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 खाना जाता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक से वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करता है। फिर यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं ना, सबका अलग अलग काम है। कोई भी पार्ट ऐसे फालतू में नहीं दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट नहीं होगा ना, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर इसमें बकल कैविटी नहीं हुई तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, तो वो कहाँ से आएगा हमारे पेट में। लाइक हमारे पास फूड पाइप नहीं हुई, खाना मुंह से खाएंगे, स्टमक में कैसे जाएगा? तो फूड पाइप भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके कुछ ना कुछ काम होते हैं और वो सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना होता है वो जाता है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एंडिंग होती है ना, वो होती है हमारे रेक्टम या फिर आप बोल सकते हो एनस में, जहाँ से वो खाना बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा था ना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, और आप कह सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक। ये हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और एक बार मैं इसको आपकी फ़ोटो दिखा देता हूँ और उसकी हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये है हमारी ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल पूरा सिस्टम होता है वो है, और इसमें जो है ये बेसिकली एलिमेंट्री कनाल है। तो इसके सबसे ऊपर आप देख सकते हो जो हमारा माउथ है वो है बकल कैविटी, ठीक है। और वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसका काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। सलाइवा का मतलब होता है लार, तो उसे प्रोड्यूस करना। तो वहाँ से जो बकल कैविटी से मान लो मैंने कुछ खाया, तो वो खाना कहाँ जाएगा? बकल कैविटी से ओसोफेगस, और ओसोफेगस से होते 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 वो चले जाएगा स्टमक में। अब स्टमक से क्या होगा? स्टमक से वो खाना कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देख सकते हो ये है स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी इसका काम होगा वो करेगा। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करेगा, नेक्स्ट फिर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना होगा वो चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अपना काम करेगा, जो काम वो कर सकता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा खाना होता है वो टोटली डाइजेस्ट हो गया होता है। जितने भी काम की चीज़ें होती है वो हमारी बॉडी ले चुकी होती है, फिर उसे वो यूटिलाइज करके अपनी काम करेगी। जैसे कि जो हमारा खाना है उसमें काम का है, मैंने कुछ खाया, उसमें काम के हैं विटामिन और प्रोटीन। तो जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन वो स्मॉल इंटेस्टाइन इन सब में से क्या करेगी? जो प्रोटीन विटामिन है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बचा खुला खाना होगा जो कि किसी काम का नहीं है, वेस्ट है, उसको क्या करेगी? रेक्टम में भेज देगी, और रेक्टम से वो जो खाना है और जो भी वो चीज़ है जो कि बची कुची है वो बाहर आ जाएगी। फिर हमारा पेट खाली हो जाएगा और फिर हम और भी चीज़ें खा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है, सबका कोई ना कोई रोल होता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी ना, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद ये सब होता है ना, उसमें क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपल सब्सटेंस। तो होता क्या है ना कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ वो टूट जाते हैं और टूट के वो सिंपलर सब्सटेंस बन जाते हैं। और इस पूरा डाइजेस्टिव मतलब ये जो पूरा ट्रैक है, जो पूरी चीज़ उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देन उसके बाद अब हम धीरे धीरे इनके पार्ट्स पढ़ेंगे, मतलब कौन सी चीज़ का क्या काम है। तो हम अब पढ़ेंगे द माउथ एंड द बकल कैविटी, इन दोनों का क्या काम होता है। तो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है, तो आप सबका ये आंसर होगा माउथ से जाता है।
तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड जो अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। और जब हम उस खाने को अपने टीथ से खाते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं उनका क्या काम होता है, वो भी आते तो बकल कैविटी में ही है ना। जो टीथ होते हैं वो तो अभी हमारे आते हैं माउथ में। तो जो हमारे टीथ का क्या काम होता है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। वो जो खाना होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। जो हर एक टीथ होता है ना, वो अपने सेपरेट सॉकेट से जुड़ा हुआ होता है गम के अंदर। जो हमारे टीथ्स होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जो टीथ्स होते हैं वो भी अलग अलग काइंड के होते हैं। जो अलग अलग काइंड्स के टीथ होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के टीथ्स होते हैं। तो जो हमारे टीथ्स होते हैं ना, उनका अलग अलग काम होता है। मतलब कोई जो टीथ्स होते हैं वो काम आते हैं चीज़ों को काटने में, मतलब चीज़ों को ऐसे पकड़ के खींचने में। कुछ जो टीथ्स होते हैं वो काम आते हैं जो बड़े जो फूड आइटम्स होते हैं उनको छोटा करने में, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से काटने में। और कुछ होते हैं वो उखाड़ने के लिए होते हैं। और ऐसे ही अलग अलग जो टीथ्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप के काम होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है एक एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में क्या करना है ना, आपको इस एक्टिविटी के सबसे स्टार्टिंग में आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं, साबुन से धो लेने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फिंगर लेनी है और उसको अपने टीथ पे रखना है। और एक मिरर ले लेना है अपने सामने, या खुद मिरर के सामने ले जाओ। बट इन सब चीज़ों में ना अपना हैंड वॉश करना एकदम मत भूलना। तो उसका वो जो हैंड है उसकी एक फिंगर लो और उससे अपने दांतों को गिनो और उसे फील करो, मतलब उसे टच कर करके गिनो। तो इसलिए जो हमारे हाथ है उसको धुलने को बोला है, क्योंकि जो हमारे हाथ होंगे अगर वो गंदे होंगे तो जो हमारा बॉडी है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आप अपने हाथ धो लीजिए। फिर उसके बाद आप एक एक करके ना अपनी उंगलियों से गिनो कि आपके पास कितने दांत हैं। और आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपके पास कितने दांत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसे फील करो। और फिर आपको क्या करना है, एक एप्पल लेना है, एक एप्पल का टुकड़ा लेना है या फिर एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको खाना है। और आपको देखना ये है ना कि कौन सा टीथ है वो काट रहा है और कौन सा टीथ बाइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब ऐसे निकालने के लिए यूज़ हो रहा है उसे, और कौन सा टीथ बड़े पार्ट को छोटा करने के लिए यूज़ हो रहा है। और ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, नहीं कौन सी टीथ से आप काट रहे हो उस चीज़ को, कौन से टीथ से आप उस चीज़ को चबा रहे हो, तो वो सब आपको अच्छे से नोटिस करना है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो आपने दूध के दांत के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब बचपन में सबके दूध के दांत होते हैं। फिर उसके बाद एक परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क टीथ्स। सो दूध के दांत मतलब मिल्क, तो मिल्क टीथ्स, ठीक है। तो ये जो मिल्क टीथ्स होते हैं और परमानेंट टीथ्स होते हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो टूट जाते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो उतने आसानी से भी नहीं टूटते हैं। ये नहीं है कि परमानेंट टीथ्स एकदम अनब्रेकेबल होते हैं, कभी किसी के टूटेंगे ही नहीं। परमानेंट टीथ्स भी टूट जाते हैं, बट जो मिल्क टीथ्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं परमानेंट टीथ्स के कंपैरिजन में। और जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या आपको याद है कि जब आप छोटे थे तो आपके भी कुछ दांत टूटे थे? तो सबको ही याद होगा जब आप छोटे थे तो सबके दांत टूटे होंगे। कुछ 6 से 8 साल की उम्र में तो वो जो दांत आपके टूटे हैं ना और वापस से जो जम गए हैं, वो जो दांत थे वो क्या थे, मिल्क टीथ्स थे। और जो आपके उनके टूटने के बाद जो दूसरे दांत उगे हैं वो क्या है, परमानेंट टीथ हैं। और ये जो दूध के दांत सबसे ज़्यादा टूटते हैं ना, वो 6 से 8 साल की एज में टूटता है। मतलब यही एज होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत टूट जाते हैं। मतलब जो फर्स्ट सेट ऑफ दी टीथ्स होती है वो होते हैं मिल्क टीथ्स, और जब वो एक एक करके टूट जाते हैं फिर उनके बदले जो परमानेंट टीथ्स निकलते हैं ना वो होते हैं परमानेंट टीथ्स। तो यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और जो परमानेंट टीथ्स हैं वो ऐसे ही नहीं टूटते हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर भी चल सकते हैं, बट वो टूटेंगे तभी जब आप बूढ़े हो गए होंगे या फिर आपको कोई डेंटल डिजीज़ होगी, मतलब कोई दांत की प्रॉब्लम होगी, तभी वो टूटेंगे। या तो जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप ओल्ड एज हो जाओगे, तब आपके जो दांत होंगे वो टूट जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई बहुत तेज चोट वगैरह लग गई है तब भी वो टूट सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि जो परमानेंट टीथ्स है वो कब टूटेंगे, जब आपकी एज हो जाएगी या फिर आपको कोई डेंटल डिजीज़ हो जाएगा, या तो आपके दांतों पे कोई फोर्स नहीं डाली जाएगी, तब तक वो नहीं टूटेंगे। मतलब ऐसे ही कुछ खाते खाते नहीं टूट जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो टीथ्स होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक ही टाइप के सारे दांत नहीं होते हैं। तो वो अब हम पढ़ेंगे कि
जो टीथ्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो इधर सेंटर जो सबसे साइड के टीथ्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोलर, जो कि बहुत बड़े होते हैं। तो जो साइड के सबसे मतलब लास्ट के जो 3 टीथ्स हैं इधर से और उधर से, वो तीनों क्या होते हैं, मोलर होते हैं। फिर उसके बाद जो बीच के एकदम दांत होते हैं 4, जो जिनमें से 2 तो बहुत बड़े होते हैं और जो बाकी के 2 होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ना बीच के बड़े बड़े से जो 4 दांत होते हैं, इधर से 2, इधर से 2, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, इंसिसीजर। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन सब के साइड में होते हैं, जो इन बीच के दांतों के साइड में होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन। और जो इन कैनाइन के साइड में होते हैं, सो जो कैनाइन होते हैं वो इस साइड एक होता है, इस साइड एक होता है। तो बाकी के जो 2 दांत बचे वो क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं, मोलार होते हैं कितने, 6, प्रीमोलर कितने होते हैं, इधर से 2, इधर से 2, 4, कैनाइन कितने होते हैं, 2, इंसिजर्स कितने होते हैं, 4। सो ये सब जो होते हैं ना वो दांतों के टाइप्स होते हैं। आप एक टाइप वो कह सकते हो, दांतों के नाम होते हैं। सो आप इस सब समझ गए होंगे कि दांतों के कौन कौन से नाम होते हैं, कौन से दांत का क्या नाम होता है, और उनके काम अभी हम पढ़ेंगे। और आपको ना कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि जब आपने ऑब्जर्व किया था तो कौन से दांत था जिससे आपने वो चीज़ काटी थी, मतलब कौन सा दांत था जिससे आपने वो पूरा एप्पल काटा था, और फिर आपको बताना है कौन सा दांत था जिससे आपने वो एप्पल च्यू किया था। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे एक टेबल भी दी गई है, टेबल 2.2, तो आप चाहो तो इसको भी फिल कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब याद आती है एक और एक्टिविटी, पर उससे पहले आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा माउथ है उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है। जब हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहाँ पे थी ना एक बकल कैविटी के नीचे एक सलाइवरी ग्लैंड, तो उसे मतलब उसका काम क्या होता है, तो उसका काम ये होता है सलाइवरी ग्लैंड का कि वो सलाइवा को सीक्रेट करती है। इसका मतलब ये है कि वो जो सलाइवा होती है उसको प्रोड्यूस करती है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सलाइवा होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्रॉम वेयर डिड सलाइवा सीक्रेट्स, सो आंसर है सलाइवा सीक्रेट्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि जो सलाइवा होता है उसका काम क्या होता है हमारे फूड के ऊपर। तो मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जो हर एक पार्ट है उसका कुछ ना कुछ काम होता है। तो हम सोचो कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, तो इससे हमारे डाइजेशन पे कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो अभी हम उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, तो उसकी हेल्प से अब हम समझेंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे फूड के डाइजेशन में। सो आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ना तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, एक को लेबल कर देना है, एक को मतलब आपको मान लेना है ए, एक को मान लेना है आपको बी। ठीक है, तो उसके बाद ए में 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस रख देने हैं, मतलब जो ए वाला कंटेनर है उसमें 1 चम्मच आपको रख देने हैं बॉइल्ड राइस। फिर उसके बाद जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें भी आपको एक बॉइल्ड राइस रख देने हैं, बट जो मतलब टेस्ट ट्यूब बी है ना उसमें आपको चबा के बॉइल्ड राइस रखना है, मतलब उसे च्यू करके आपको रखना है उसमें। और आपको उन बॉइल्ड राइस को च्यू करना है कम से कम 3 से 5 मिनट तक। फिर उसके बाद आपको 3 से 4 ml पानी डाल देना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको देखना है कि दोनों में क्या चीज़ें हुई। Why is there a change in color in the test tube? Discuss the result with your classmate and your teacher. The saliva break down the starch into sugar. तो इसके बाद यहाँ पे आप दोनों ही टेस्ट ट्यूब को देख सकते हो। जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या था, नॉर्मल बॉइल्ड राइस रखे थे, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला, क्या हो गया, वो उसका कलर चेंज हो गया। बी में वही जो बॉइल्ड राइस होते हैं उनको 3 से 4 मिनट तक चबा के रखा था, उसमें भी आयोडीन सोल्यूशन डाला, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब सलाइवा का वर्क समझते हैं। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसका क्या काम होता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। जो सलाइवा होता है उसका क्या काम होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर के अंदर। तो जो स्टार्च है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और जो शुगर है वो एक सिंपलर सब्सटेंस है। तो जो सलाइवा है वो क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब एक स्टार्च को एक सिंपलर सब्सटेंस मतलब
शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। सो आई होप कि आपको स्टार्च का भी आई होप कि आपको सलाइवा का भी वर्क समझ आ गया होगा कि जो सलाइवा है वो क्या काम करता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो जो हमारा टंग होता है वो फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अटैच होता है बकल कैविटी के जो नीचे से होता है। तो आपने देखा होगा कि जो टंग होती है वो हमारी अटैच होती है जो हमारी बकल कैविटी है, जो माउथ है उसके नीचे से। ठीक है, तो जो हमारी टंग होती है वो आगे से तो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो जो हमारी टंग होती है उसका क्या काम होता है? जो हमारी टंग होती है उसका काम होता है बात करना। तो बस टंग का काम बस इतना ही होता है कि बस हम टंग की मदद से बात कर सकते हैं। नहीं, टंग का एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तो जो टंग का एक और काम होता है वो क्या होता है? जो टंग होती है वो मिक्स करती है सलाइवा को फूड से। जब हम च्यू करते हैं खाना, तो जो हमारी टंग होती है वो क्या करती है, जो सलाइवरिक ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसको लेती है और क्या करती है, जो फूड हम चबा रहे होते हैं उसके साथ मिक्स कर देती है। तो ये जो टंग है उसका एक और काम हो गया कि वो क्या करती है, इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड। और जो टंग होती है उसका एक और काम होता है हमें जो फूड होता है उसे निगलने में मदद करना। और एक और भी तो काम होता है, वो भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपनी टंग की मदद से जो फूड होता है उसको टेस्ट कर सकते हैं। हमारी टंग होती है उसमें भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। आगे से इस साइड से हम स्वीट को टेस्ट कर सकते हैं, इस साइड से सोर को कर सकते हैं, इस साइड से बिटर को कर सकते हैं। तो वो सब जो टंग होती है उसका ये भी एक यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि जो टंग होती है उसको कितने सारे यूज़ होते हैं। पहला बात करना, दूसरा जो फूड होता है उसको सलाइवा जो होता है उसको फूड के साथ मिला देना, तीसरा चीज़ों को टेस्ट करना। तो कितने सारे काम होते हैं हमारी टंग के। स्वीट एंड टूथ डिके। आप सभी लोगों ने कोई ना कोई मीठी चीज़ तो खाई ही होगी। जो मीठी चीज़ होती है वो खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बट क्या आपको पता है कि जो मीठी चीज़ होती है वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है हमारे टूथ को? तो टीथ का मतलब आपको पता है दांत। तो डिके का क्या मतलब होता है? डिके का मतलब होता है सड़ना, है आप कुछ ऐसे बोल सकते हो। तो जो हमारे दांत होते हैं ना वो सड़ जाते हैं किस चीज़ की वजह से? मीठा खाने की वजह से। तो अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपके पेरेंट्स तो आपको बोलती होंगे कि इतना मीठा मत खाओ, जो तुम्हारे दांत है वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना वो एकदम सच होती है। हम पढ़ेंगे, पूरी चीज़ पढ़ेंगे कि ये चीज़ कैसे होती है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे डिड नॉट हार्म टू अस। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also being to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. ठीक है, तो जो हमारे टीथ होते हैं ना, जो हमारे दांत होते हैं, सबके दांतों पे बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसमें छोटे छोटे से बैक्टीरियाज हो ही जाते हैं। तो जो हमारे दांत है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम जो अपने दांत हैं उसे क्लीन ना करें? तो दांत कैसे क्लीन करते हैं? हम ब्रश करके। तो क्या होगा अगर हम बहुत लंबे टाइम तक ब्रश ही ना करें तो जो हमारे बैक्टीरियाज है ना उनकी जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर बैक्टीरियाज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हो गए ना तो हमारे टीथ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहने लगेंगे और धीरे धीरे वो स्प्रेड होते लगेंगे। वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे टीथ उस पर वो जो बैक्टीरियाज है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जो नॉर्मली जो हमारे टीथ पे थोड़े बहुत बैक्टीरियाज होते ही होते हैं तो वो हमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, उतना ज़्यादा कि वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो जब उनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ना ABCD, तो यहाँ पे जो A है, तो मान लो आपके दांत A में है, जैसे A वाले दांत की पोजीशन है। ठीक है, और आपने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया मीठा वीठा तो आपकी दांत की हालत B जैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने ब्रश भी नहीं किया बहुत टाइम तक, आप ब्रश वश करना छोड़ दिया, बस आप मीठा खाए जा रहे हो, तो आपकी जो दांत है उसकी हालत C की तरह हो जाएगी। और धीरे धीरे करते करते ना जो आपका दांत है वो D की तरह हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो जब वहाँ पे रहने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, जो हमें मीठा पसंद है तो हो सकता है कि बैक्टीरियाज को भी मीठी जो चीज़ें होती है वो अच्छी लगती है, तो वो क्या करती हैं,
जो बचा हुआ फूड होता है, जैसे कि हम अपने जो माउथ से उससे फूड च्यू करते हैं, तो उसमें जो बचा हुआ फूड होता है उससे वो क्या करेंगे, शुगर होती है उसको रिलीज करेंगे, मतलब शुगर लेंगे और फिर जो शुगर है वो उसको खाने लगेंगे। और धीरे धीरे करके अगर शुगर खाएंगे तो वो बैक्टीरियाज, मतलब वो जो बैक्टीरियाज है वो एसिड रिलीज करेंगे, और ये एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि एक एसिड क्या होता है। तो जो एसिड होता है ना, वो गारंटीड जो होता है वो हमारे जो दांत है उसको डैमेज करेगा। और ये जो पूरी चीज़ होती है, मतलब वो जब जो बैक्टीरियाज होते हैं जब वो छोड़ देते हैं ना एसिड को, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा टीथ से उसको वो एसिड बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। और इस जो पूरे प्रोसेस है, मतलब जो हमारे टीथ को जब वो एसिड डैमेज करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं टूथ डिके। और इसके रिजल्ट पता है क्या हो सकते हैं, कभी कभी तो पूरे जो दांत होते हैं वही टूट जाता है, मतलब वो पूरा दांत गायब हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बुरा सड़ जाता है। जब वो सड़ जाता है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उस दांत को पूरा निकलवाना पड़ेगा, और जो निकलवाते टाइम दर्द बहुत ज़्यादा होता है दांत को। और बताइए कि इन सारी चीज़ों की वजह से होता है, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक और जो अदर शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि शुगर से बनते हैं, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर यूज़ की जाती है ना, ये सब ना उन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। मतलब जो मेजर जो ये टूथ डिके होता है ना, वो चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना शुगर, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और अ दातून एंड dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particle at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. तो ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे ना कि इससे बचे कैसे। तो आपको क्या करना है ना कि ब्रश या फिर दातुन से रोज के रोज ब्रश करना है, या फिर आप इन दोनों की मतलब इन दोनों को छोड़ के आप एक डेंटल फ्लॉस होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग सोचोगे ये क्या होता है, तो ये ना एक थ्रेड सी होती है, एक धागा बोल सकते हो आप इसको। ये जो थ्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इतनी ज़्यादा मजबूत कि वो टूटेगी नहीं। और आपको क्या करना होता है, इसको अपने दो दांतों के बीच फंसा के आप उसको ऐसे ऐसे करोगे तो जो आपके दांतों के बीच की जो चीज़ें हैं ना, जो ट्रैप्ड फूड पार्टिकल है वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो ये जो ट्रैप फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। और आपको दिन में ना एटलीस्ट 2 बार तो ब्रश करना ही करना चाहिए। और जब भी आप खाना खाओ तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार अपने मुंह में ऐसे पानी लो और वापस पानी को फेंक दो। इससे क्या होगा ना कि जो फूड पार्टिकल्स है, जो बैक्टीरियाज वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा हद तक आपके माउथ से बाहर निकल जाएंगे। और आपको ये जब भी आप कुछ भी खाओ आपको ये हमेशा करना ही करना चाहिए। और फिर आपको क्या करना चाहिए, कभी भी जो डर्टी फिंगर्स या कोई भी अनवॉश ऑब्जेक्ट होती है, मतलब जो आपके गंदे हाथ होते हैं, उनको कभी दांत से नहीं लगाना चाहिए। ना ही आपको कोई अनवॉश ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो धुली ना हो, मतलब आपको जो भी खाना चाहिए वो धो के खाना चाहिए। जैसे क्या हो, एप्पल खा रहे हो, एप्पल और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनको तो हमेशा ही धो के खाना चाहिए, बिना धोए उनको कभी खाना ही नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए होते हो स्कूल जाने के लिए। तो ये अक्सर तभी होता है जब आप कहीं से आ रहे होगे या फिर आप सो के लेट होते हो। तो क्या होता है, आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हो और मम्मी आपको दे देती है खाना। तो आपको क्या करते हो, आप खाने को जल्दी जल्दी खाने लगते हो, सोच कि कब खाना खत्म होगा, कब मैं जाऊँ। तो ऐसा तभी होता है जब आप खेलने जा रहे होते हो और आपको खाना मिल जाता है, तो आपको जल्दी जल्दी खाना खाते हो, हरी में खाना खाते हो। और या फिर आप ऐसा करते हो कि खाना खाते खाते बात करते हो या फिर हंसते हो। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी आपको हिचकी आने लगती है, या फिर कभी कभी गले में कुछ चला जाता है, चोक्स आ जाते हैं, या फिर कभी कभी आपको खांसी आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो हाँ, ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। तो ये तब होता है ना जब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो खाने के कण होते हैं, वो चले जाते हैं विंड पाइप के अंदर। जो विंड पाइप होती है उसका काम क्या होता है, जो एयर होती है उसको लंग्स तक पहुंचाना। और अगर इसके अंदर ये चले जाते हैं ना फूड पार्टिकल्स, तो क्या ये जाते कैसे हैं? तो ऐसा होता है ना कि जो फूड पाइप होती है ना और जो विंड पाइप होती है वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों आसपास में ही होती है। तो कभी कभी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फूड पाइप में जाने के अलावा विंड पाइप में चले जाते हैं, जो कि बनी होती है किसके लिए, लंग्स को एयर पहुंचाने के लिए।
और जब वो विंड पाइप में अटक जाते हैं ना तब आपको खांसी आने लगती है, हिकअप्स आने लगते हैं और कभी कभी आपका ऐसा गला बैड टाइप का जाता है, गला जाम हो जाता है। सो ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। अब यहाँ पे आ गई एक और एक्टिविटी। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ 1 शुगर सोल्यूशन, 2 कॉमन सॉल्ट, 3 लेमन जूस एंड 4th जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीव्स और बिटर ग्राउंड। तो आपको क्या करना है ना कि सबके लिए एक सेपरेट सैंपल बनाना है, मतलब इन सबको ना एक सेपरेट चीज़ में रख देना है। कौन कौन सी चीज़ों को? शुगर सोल्यूशन, नमक, और क्या करना है, लेमन जूस, और एक जूस बना लेना है आपको नीम की पत्तियों को क्रश करके या फिर बिटर ग्राउंड मतलब करेले से, इन दोनों में से किसी एक का आपको जूस बना लेना है, या फिर आप किसी भी कड़वे जूस का यूज़ कर सकते हो जो कि नहीं ऐसे किसी चीज़ से बना हो। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लाइंड फुल वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम और हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो आपको क्या करना है ना, अपने किसी कोई भी क्लासमेट हो, आप क्लास में इस एक्टिविटी को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें ले लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने किसी भी क्लासमेट को लेना है, उसकी आंखें बंद कर देनी है। आप उसकी आंखें कैसे भी बंद कर सकते हो, किसी कपड़े से बांध के या फिर उसके आंखों पे अपना हाथ रख के। फिर आपको क्या बोलना है, उसको बोलना है कि भाई आप ना अपनी जीभ जो है उसको बाहर निकाल लो, मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट कर दो, और जो उसकी आंखें हैं ना उसको बंद रहना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन टूथपिक निकालनी है, मतलब एक नई टूथपिक निकालनी है, और उनमें से ना आपको जो टूथपिक है उसमें थोड़ा थोड़ा सा उन सब में से जितने भी सैंपल्स है सबको लेना है और टंग के अलग अलग एरिया पे लगा देना है, जैसे कि 2.6 वाली फिगर में दिखा है, जिसे भी हम आगे देखेंगे। और अपने क्लासमेट को पूछना है कि इन एरियाज पे उसे स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर ये सब चीज़ें उसे लगा कि नहीं, उसको मतलब उसको टेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद ना आपको जो भी उसने बताया वो सब आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है उसे अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी रिपीट करना है, मतलब दूसरे क्लासमेट के साथ भी आप वही एक्टिविटी करो। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टूथपिक है वो आप हर बार एक नई लो, मतलब ये नहीं कि उसी टूथपिक से सबके साथ वही एक्सपेरिमेंट करो। टूथपिक है वो उसको आप चेंज